ऑलराइट, वापस से स्टार्ट किया जाए सेकेंड पार्ट लेक्चर का। देखो, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज अप हो चुका है, उसको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। और ऐसा सीड जिसका एंडोस्पर्म यूज होने के बाद भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड एल्बुमिनस। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने वीट बार्ली, वीट मेज बार्ली और कैस्टर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि न्यूसेलस भी कुछ कुछ रह जाता है। ठीक है, ऐसे सीड्स को हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, ब्लैक पेपर और वीट। ठीक है। और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस न्यूसेलस है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं पेरिस। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सीड्स। तो एक टाइप हो गया अल्बुमिनस एंड नॉन अल्बुमिनस, ठीक है, या एक्स अल्बुमिनस। एक और टाइप है सीड का, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। देखो, सेकंड टाइप जो कैटेगरी होता है सीड्स का, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलेडन्स। ये आप सभी जानते हैं, दो कॉटलेडन होगा तो डाइकॉट बोलेंगे, सिंगल कॉटलेडन होगा तो मोनोकॉट बोलेंगे ना। अब ये सिंपल सा है यार, ये बहुत ही मतलब बच्चा लोग पढ़ता है इसको वैसे तो, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डाइकॉट सीड जो होते हैं, डाइकॉट सीड में सीड कोट कैसा होता है, डिस्टिंक्ट होता है, सीड कोट अलग होता है, फ्रूट की दीवार से चिपका हुआ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट में याद रखना, तो सीड कोट जो होता है वो चिपका रहता है, किसके साथ, मेरी क्रैप में वो कार्प होगा। ठीक है, कार्प। ओके, तो चिपका रहा, फ्रूट वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। चिपका रहता है, यहाँ पर फ्यूज होता है एंड डाइकॉट में फ्यूज नहीं होता है। अगेन, यहाँ पर दो कॉटलेडन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, सिंगल कॉटलेडन, स्पेलिंग का इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, एनीवेज, एंडोस्पर्म किसमें एब्सेंट होता है, तो डाइकॉट में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, मतलब ये क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस है ना। अभी पढ़ा ना हमने। और इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, एल्ब्यूमिनस। ठीक है। अच्छा, डाइकॉट के केस में देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिलेगा, प्लीम्यूल और रेडिकल का प्रॉपर कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा था मोनोकॉट वाले केस में कोलेप्टाइल होता है, याद करो, है ना। कोलेप्टाइल किसका कवर है, कोलेप्टाइल कवर है प्लीम्यूल का। ठीक है। और रेडिकल जो है उसका कवर का क्या नाम है, पोलियो राइजा। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंस हो गए मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स के। फिर यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, देखो डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर आप कोई सीड को, मान लो कोई सीड है आपके पास, जैसे बीन्स है, ठीक है, या कोई भी है, जैसे मान लो अगर हम उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने से अगर हमको दो पार्ट्स मिले, ठीक, कोई भी सीड को पकड़ो और उसको प्रेस करो, प्रेस कर रहे हो तो उसको अगर आपको दो पार्ट मिल जा रहे हैं, जैसे बीन्स के केस में, ठीक है, जैसे चने के केस में, ग्राम के केस में, तो अगर आपको दो पार्ट्स मिल रहे हैं, जैसे एक पार्ट, दो पार्ट, दो पार्ट्स मिल रहे हैं, मतलब वो डाइकॉट। प्रेस कर रहे हो, जैसे मेज है, कॉर्न का सीड है, ठीक है, कॉर्न है, कॉर्न है ये, तो कॉर्न का सीड को प्रेस करोगे तो एक ही रहेगा, दो पार्ट नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, मोनोकॉट। ऐसे पहचानने का तरीका है, टच करके ही फील कर सकते हैं आप कि कौन सा मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। ये इस टाइप कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, वैसे भी मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे, मोनोकॉट डाइकॉट के सीड्स के डायग्राम के आधार पर, लास्ट क्लास जो रहेगा इस चैप्टर। ठीक है, अभी अब बस समझ लो कैसा डाइकॉट और ये वाला मोनोकॉट है। आगे देखा जाए, चलिए। अभी कोई एडवांटेजेस क्या है सीड्स के, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, यहाँ देखिए एक बार। देखो, ये एक लाइन है एनसीईआरटी का, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में इनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने अगर क्लास 11 पढ़ा है ठीक से, तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा हो गया, अ, उसको बहुत सारा पानी चाहिए फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पढ़ा है ना। तो इसको वाटर क्यों चाहिए, बिकॉज इसका फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना वाटर के होगा ही नहीं, इसकी गैमेट्स ट्रांसफर ही नहीं होते हैं, इसकी गैमेट्स को फ्यूजन के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, मतलब जहां जहां पर वाटर होगा सिर्फ उस एरिया में ब्रायोफाइटा ग्रो करेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है बहुत सारी। ठीक है, सम एंजियोस्पर्म्स कैन ग्रो इन वाटर, सम कैन आल्सो ग्रो इन डेजर्ट लाइक एरियाज, और यू कैन से कि ड्राई वाले जो लैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हैबिटेट बिल्कुल सूखा है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, डेफिशिएंसी है, स्कैसिटी है। ठीक है, ऐसे एरिया में भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एरियाज में, यहाँ तक कि पहाड़ पर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पानी ज्यादा है वहां भी ग्रो सकते हैं, सैलाइन एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स। ठीक है, तो अब जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन होगा एंड पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड बनेगा।
है ना। पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, क्या सुनना, पॉलिनेशन होगा पहले, फिर क्या होगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, उससे आगे चलकर सीड बनेगा, है ना। सीड तब जाके बनता है। तो सीड, देखो पॉलिनेशन के लिए भी ज्यादा वाटर का जरूरत नहीं, बिना वाटर के पॉलिनेशन हो जाता है, किसी किसी में होता है ऑब्वियसली, वाटर पॉलिनेशन प्लांट होते हैं, वो अलग बात है। बट इन जनरल हम अगर बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि वाटर होगा तो ही पॉलिनेशन होगा, विदाउट वाटर ऑल्सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, राइट। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों के लिए वाटर का होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिना वाटर के, तो सीड भी बन रहा है बिना वाटर के, तो सीड का बनना भी कोई बहुत जरूरी, मतलब वाटर के लिए, मतलब सीड का बनना भी बहुत आसान है विदाउट वाटर। तो सीड कैसे बन जा रहा है, आप एक पॉइंट याद रखो, सीड बन जा रहा है विदाउट टू मच ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए, वो उसकी बात नहीं हो रही है। टू मच ऑफ वाटर के बिना भी आप सीड, विदाउट टू मच ऑफ वाटर सीड बना ले रहे हो। तो बहुत सारा आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, वही यहाँ पे लिखा, फर्स्ट लाइन पढ़ो। So this pollination and fertilization in angiosperms do not require large amount of water, so these plants can reproduce even in low amount of water, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग सीड। सो सीड बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा होगा वहां पर सीड्स आर डिपेंडेबल, ऐसा वर्ड लिखा है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा वहां पर, अभी फिलहाल आप ये सिंपल मतलब समझ लो कि सीड बनाने के लिए और पॉलिनेशन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत एंजियोस्पर्म में तो नहीं पड़ता, ठीक है, बिना वाटर के भी, बहुत ज्यादा वाटर के भी, मतलब थोड़ा सा पानी भी मिलेगा तो काम चल जाएगा, इतना आपको दिमाग में रखना है। इससे प्लांट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लांट्स को एक एबिलिटी मिलती है टू सर्वाइव इवन इन ड्राई एरियाज एंड अदर डाइवर्स हैबिटेट्स, ठीक है। इससे प्लांट्स अलग अलग जगह पर मतलब ग्रो कर सकता है। तो एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे कैन ग्रो इन डाइवर्स एरियाज, ठीक है, इरेस्पेक्टिव कि वहां पर वाटर है या नहीं है, या वाटर बहुत कम है तो भी ग्रो कर लेगा, ठीक। लेकिन ग्राफाइट्स को देखो, बेचारा कहीं कहीं पर ही ग्रो करता है, जहां पर पानी है बस वहीं ग्रो करता है, बिना पानी के उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सीड का एडवांटेज यही है कि इसको पानी के लिए उतना, मतलब उतना तरसना नहीं पड़ रहा, बिना पानी के भी, कम पानी में भी काम चल जाता है, ये सीड का एडवांटेज है, ये फर्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा हूं। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो सीड बहुत कम पानी में भी ग्रो कर लेता है, ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है प्लांट का, ठीक है। आप ये प्लांट अलग अलग जगह पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट, सीड्स कैन इजिली डिस्पर्स्ड टू न्यूअर हैबिटेट्स वाया एयर, एयर के साथ, एनिमल्स के साथ, वाटर के साथ, मतलब देखो सीड्स हवा के साथ भी उड़ सकते हैं, छोटे छोटे सीड्स जो होते हैं वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ कर जा सकते हैं, उड़ के जाने को क्या बोल सकते हैं हम, डिस्पर्स होना, फैल जाना, ठीक है। वाटर के साथ वो पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और एनिमल्स क्या करते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं प्लांट का, तो प्लांट का जब वो फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट का सीड जो होता है उसको नहीं खाते, प्लांट ने जानबूझकर सीड ऐसे बनाया, हार्ड सीड बनाया है कि एनिमल उसको ना खाए, वो फ्लैशी फ्रूट खाए, और जैसे आम की गुठली होती है, सीड होता है, उसको फेंक दे, तो एनिमल कहीं खाएगा और दूर जाकर कहीं फेंक देगा, जहां भी फेंकेगा उस सीड से एक नया प्लांट उग जाएगा। तो ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो प्लांट ने बनाया है, कि वो एनिमल को लालच देता है कि तुम मेरा फ्रूट खाओ, और उसके बदले में तुम उसके सीड को फेंक कर डिस्पर्स कर दो, फैला दो आसपास, ताकि उसका जनरेशन चलता रहे, प्लांट का जनरेशन चलता रहता है, नया प्लांट उसी सीड से निकलता है। एंड इन दिस वे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं, जंगल जंगल बन जाते हैं, जो भी जंगल बना है वो एनिमल्स की वजह से बना है, इस प्रकार से वो लोग खाते हैं और सीड फेंक देते हैं। बहुत सारे एनिमल्स सीड को भी खा जाते हैं, बट सीड को पचा नहीं पाते, ठीक है। जब वो लोग फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं, तो उनके फीकल मैटर में, गोबर में, ये सीड इंटैक्ट रहता है, और वो सीड जो होता है, जब वो गोबर के आसपास मिट्टी में मिल जाता है तो वहां से एक नया प्लांट उगा देता है। तो ये भी प्लांट का एक डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, जिससे प्लांट क्या करता है, अपना नंबर ऑफ बढ़ा, अपने नंबर ऑफ स्पीशीज को बढ़ाता है, एक प्रकार से बोल सकते हो, अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी स्पीशीज का नंबर बढ़ाता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया सेकंड एडवांटेज सीड का, ठीक है। थर्ड एडवांटेज देखो, थर्ड एडवांटेज क्या है, सीड्स हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड फॉर फ्यूचर प्लांट, ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर फूड रिजर्व्स होते हैं जिससे फ्यूचर प्लांट ग्रो करेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट पे आइए, सीड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज तो आप जानते ही हैं, ये हाइब्रिड बनाता है जिससे वेरिएशंस आते हैं, राइट। सो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस,
नया कॉम्बिनेशन बनता है, मदर एंड फादर का मिक्सचर होता है यहाँ पर, और इससे नए टाइप्स के वेरिएशंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर का जो बेसिस है, आधार है, वो सीड ही है। तो हम लोग जो एग्रीकल्चर खेती करते हैं ना, वो अगर सीड ना हो तो कैसे करेंगे, बिना सीड के खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सीड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके फ्यूचर में दोबारा इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सीजन में हम लोग एक आज इस सीजन में जो भी सीड उगाए, क्रॉप्स उगाए, उनको स्टोर करके रख देंगे, खाएंगे भी, यूज भी करेंगे, और नेक्स्ट सीजन में उसका हम लोग खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में। लेकिन आज के जमाने में ना कुछ हाइब्रिड सीड्स भी आते हैं, तो हाइब्रिड सीड्स वंस अ टाइम, मतलब एक ही बार यूज कर सकते हो, उससे दोबारा उसको आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। हाइब्रिड सीड में ऐसा कुछ होता है, जीन ब्लॉकर होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में सेम सीड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हाइब्रिड सीड्स। तो बट जो नेचुरल सीड्स हैं वो टाइम टू टाइम हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। बट हाइब्रिड सीड को आपको हर बार मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो हाइब्रिड सीड जो होता है वो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी से बनाया हुआ रहता है। ठीक है, और उसको आप सिंगल यूज कर सकते हो। तो कंपनी जो होगी वो पैसे कैसे कमाएगी, तो कंपनी ने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। ठीक है, जैसे इंटरनेट ब्लॉक करने के लिए जैमर लगा होता है ना, वैसे ही वो भी जैमर है एक तरह, ताकि आप बार बार उसको खरीदो। ठीक है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट नंबर देखो, सिक्स नंबर। वायबिलिटी ऑफ सीड्स इज हाईली वेरिएबल। वायबिलिटी क्या होता है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, वायबिलिटी का मतलब होता है जिंदा रहने की क्षमता या कैपेसिटी। ठीक है, जिंदा रहना। तो सीड्स, जैसे मैंने प्लांट का सीड निकाला, अब वो सीड कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, यानी कितने दिन तक उसको हम जर्मिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो मैंने सीड निकाल के रख दिया है घर पे। अब मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इसको 2 महीने के बाद जब जमीन में गाड़ूंगा, तो वहां से एक प्लांट निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने तक वो जिंदा है सीड, इसका मतलब ये है। 2 महीने बाद भी अगर मैं उसको जमीन में डालूंगा, तो वहां से प्लांट मिलेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वायबिलिटी। ठीक है, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ महीनों तक जिंदा रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन वायबल फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। सम कैन लिव अप टू सेवरल ईयर्स। ठीक, एंड सम कैन रिमेन वायबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक, 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी की जो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने वाला है ये, देखो नाम याद करना। ओल्डेस्ट वायबल सीड जो अभी हमें मिला है आज तक का, आज तक का सबसे पुराना सीड जो अभी भी जिंदा है। ठीक है, फॉसिल की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदा सीड की बात कर रहे हैं। तो 10,000 साल पुराना सीड आज भी जिंदा था। उसका एक नाम था लुपिनस आर्टिकस। ठीक है, ये कहाँ से निकाला गया था, आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा जानते हो, आर्टिक ओशन जहाँ पर है वहां पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। 6 महीने ठंड रहती है, 6 महीने दिन रहता है, रात होती है, ऐसा कुछ होता है। और टेम्परेचर जो होता है वो -45, 40, 50, 60 ऐसे माइनस में रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिक टुंड्रा रीजन, बहुत ठंडा रीजन है। ठीक है, वहां से सीड मिला है, इसलिए वो बच भी गया, क्योंकि ठंडा है वहां पर। तो इसलिए वो प्रिजर्व था। तो दिस सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। 10,000 साल तक वो पड़ा हुआ था ऐसे, फिर उसको वहां से निकाल कर उसको ग्रो करा है। तो सबसे पुराना नाम याद करना, लुपिनस आर्टिकस। ठीक है, एक और सीड मिला है, इसका नाम है फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा। तो डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सकर्शन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। डेड सी मतलब यूरोप और इंडिया, सॉरी इंडिया बोले, एशिया, अफ्रीका, इस जो रीजन है वहां पे आपको मिलेगा। तो वहां पर ये मिला है, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा। ये दो नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका ये लगभग 2,000 साल रहने हैं, अभी 20 हो गया, मोस्ट 2,000। यस। ठीक, तो बस यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बताओ। सर वो ल्यूपिनस आर्टिकस वो स्पीशीज का नाम है ना? हाँ यार, स्पीशी मतलब ये जेनस एंड स्पीशीज दोनों ही है। आर्टिकस स्पीशी है, ये फिनिक्स इसका जेनस। मतलब एक प्रकार का स्पीशी है जो अभी तो नहीं मिलता है, पुराने जमाने का है ये। अब तो उसमें वेरिएशंस आ चुके हैं। बट ये पुराने जमाने का अभी तक पड़ा हुआ था, उसको हम लोग अभी ग्रो कराए बिना कोई बायोटेक का यूज किए। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो लास्ट टॉपिक चलते हैं आज का, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे और खत्म करेंगे। बचा हुआ क्लास लास्ट, मतलब एक क्लास और जाएगा, उसमें हम लोग चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी का कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है यार, उसको आपको याद कर लेना है। इसे नंबर ऑफ एग्स पता ही होगा सबको वैसे, फिर भी नंबर ऑफ एग्स इन एन एम्ब्रियो सैक कितना होता है, तो एक होता है। एक एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है ना। हाँ, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, याद करो, एक सेंट्रल सेल होता है।
यही पूछ रहा है, वन होगा आंसर। तो क्या, नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर कितना एम्ब्रियो सैक होता है, तो वन, अगेन वन होता है। ठीक है। अगेन नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी, तो ये वेरी कर सकते हैं, किसी किसी में एक होता है, किसी में दो, किसी में मोर देन दो, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल है ये। एंड नंबर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, तो देखो डिपेंड करेगा कितने कार्पल्स है आपके पास, आपकी आपके फ्लावर के अंदर कितने कार्पल्स है, नंबर ऑफ कार्पल पे डिपेंड करेगा। कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो मोनोकार्पेलरी ओवरी कैरी करते हैं, इसमें एक ही, मोनो माने सिंगल होता है, कार्पेल मतलब कार्पेल पिस्टल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक कार्पेल होगा, एक ओवरी होगा, तो उसको क्या बोलोगे, मोनोकार्पेलरी। ठीक है। अच्छा, बाई कार्पेलरी फ्लावर किसको बोलोगे, जिसके अंदर दो कार्पेल या दो ओवरीज हो जाएंगे। ऐसे मल्टीपल का मल्टी कार्पेलरी मतलब मल्टीपल मोर देन टू। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी में, ये तो हो गया। एक और पूछा है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होते हैं ट्री में, तो इनमेंबल होता है, मतलब उसको आप नंबर को काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे होते हैं, काउंट करके देख लेना टाइम मिले तो। ठीक है। अब इसमें फ्रूट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में फ्रूट का सीक्वेंस बीच में आया है, मैंने फ्रूट को साइड रखा है अभी तक। ठीक है, दो टॉपिक्स बचे हैं आपके इस चैप्टर में, एक फ्रूट बचा है और एक एपोमिक्सिस बचा हुआ है। ठीक है। और कुछ डायग्राम्स मुझे बताने हैं, जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उसको मैं नेक्स्ट क्लास, जैसे डाइकॉट मोनोकॉट के सीड्स को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार फटाफट एनसीईआरटी का रीडिंग हो जाए। देखो, तो मैं एक बार कलर चेंज कर दूँ। देखो, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की बात क्या है, देखो एंडोस्पर्म का इवेंट होता है, एम्ब्रियोस डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। फ्रूट अभी हमने नहीं पढ़ा अभी तक, बाकी सब हमने आज देख लिया। इन सभी को हम लोग एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर सबसे पहला जो इवेंट है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ये भी हमने लास्ट क्लास देखा था कि एंडोस्पर्म पहले बनता है और फिर जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्यों, वही फर्स्ट टाइम पूछा भी है, क्योंकि देखो एम्ब्रियो को अगर डेवलप करना है, तो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, एंड न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। दैट्स वाई एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, उसके बाद जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। दैट्स द फर्स्ट लाइन, क्या लिखा है देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स, पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जाकर एम्ब्रियो का होगा। Why? Because embryo needs some nutrition and nutrition is provided by the endosperm. सो एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए पहले उसको डेवलप होकर रेडी होना पड़ेगा, तभी तो वो न्यूट्रिशन देगा एम्ब्रियो। ठीक है, और तभी उस न्यूट्रिशन को खाकर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा। दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म पहले बनेगा। आगे देखो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ये भी हमने लास्ट क्लास देख लिए थे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं और इसमें काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये भी देख लिया था। कॉमन टाइप एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखो पीईएन जो होता है सक्सेसिव डिवाइड करता है और इससे फ्री न्यूक्लियर मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये भी हमने देख लिया था। कोकोनट का एग्जांपल इसका आप देख सकते हो, वैसे तो कोकोनट में ऐसा होता है। ठीक है, क्लास 11 में है ये सब। अच्छा, पहले क्या होता है, जब भी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, देन दैट काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में इनिशियली क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बट सेल वॉल का डिवीजन नहीं है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, और ऐसे एंडोस्पर्म को आप बोलते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे चलकर इससे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर, फिर इसमें सेल बन जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, मतलब कितने सारे फ्री न्यूक्लियस बनेंगे, कितना न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होगा, वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लांट। जैसे कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट का नाम आ ही गया देखो, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडा कोकोनट, जो नया नया कोकोनट है बिल्कुल, जो ग्रीन कलर का हो, इसको वेस्ट बंगाल में डाब बोलते हैं। उसमें पानी होता है ना, पानी होता है, मतलब वो पानी क्यों है इसमें, क्योंकि उसमें अभी सेल्स नहीं बने हैं। वो एंडोस्पर्म है पानी, बेसिकली पानी इज एंडोस्पर्म, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ठीक है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस बहुत सारा है, उस पानी के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है, बट उसमें सेल वॉल नहीं बना। ठीक है, तो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है एंड वो लिक्विड स्टेट में अभी है। आगे चलकर जब वो थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा, अभी टेंडर है, यंग है, टेंडर मतलब यंग, अभी यंग है, आगे चलकर वो मेच्योर जब हो जाएगा तो उसके अंदर जो पानी है वो अब सॉलिड हो जाएगा, धीरे धीरे करके पहले सेमी सॉलिड होगा, फिर धीरे धीरे वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, और वो फिर वो नारियल बन जाएगा जो गेट पर फोड़ते हैं हम लोग पूजा के वक्त। ठीक है, वो वाला नारियल बन जाएगा, सूखा वाला। उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है बस, बाकी सारा पानी सूख कर सेल बन जाता है ना। तो वो एंडोस्पर्म ही है, बट अब वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया सूखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, पहले यहाँ पर शुरू में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं,
एंड जो व्हाइट कर्नल है वो जो व्हाइट कलर का होता है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। आगे चलकर पूरा ही वो व्हाइट सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी रहता है उसके अंदर बस। ठीक। अब देखो नेक्स्ट देखो, एंडोस्पर्म जो होगा उसका काम क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन देता है ये एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एंडोस्पर्म अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को दे दे, और एम्ब्रियो सारा का सारा न्यूट्रिशन खा जाए। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1,000 रुपए दिए, 1,000 का 1,000 खत्म कर दिया आपने। ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है एम्ब्रियो के द्वारा, जैसे एग्जांपल पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है, देन देन इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस। आगे मिलेगा आपको लिखा होगा नाम, नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अच्छा, और अगर ये कहीं कहीं रह जाता है, परसिस्ट कर जाता है, मान लो जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, सीड जनरेशन में करने के बाद भी रह जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। तो ये वाला एल्ब्यूमिनस है। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि चलो थोड़ा सा काम करो, लिखा है स्प्लिट अपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर पीस। तो एग्जांपल मैंने आपको सारा लिखा दिया कि कौन सा एल्ब्यूमिनस है, कौन सा एक्स एल्ब्यूमिनस है। ठीक है, नोट्स में देख लेंगे, तो वही बोल रहा है कौन सा इसमें है कौन सा नहीं है। सारा एग्जांपल हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए साइड में डायग्राम है, तो ये डायग्राम में हमने देखा था, इसको और डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, एम्ब्रियो की बात करते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, मैं भी देखा डिटेल्स में, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है। दो एंड्स होता है, चैलेंजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप करता है, और उसके बाद मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। मतलब बोल रहा है कि जाइगोट का डिवीजन तभी होगा जब एंडोस्पर्म बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म। तो इसलिए पहले एंडोस्पर्म को बनना जरूरी है, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करेगा, राइट। ठीक है, अब क्या रहा है कि अलग अलग सीड्स में अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है, डिफरेंस रहता है उसमें, लेकिन अर्ली स्टेज जो होता है एम्ब्रियोजेनिक का वो सिमिलर होता है मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में। मैंने देखा भी था कि शुरुआत में वो सेम सेम रहता है, बाद में आगे चला तो एक कॉटलेटर बनेगा और एक में दो बनेगा, बस ये फर्क है। तो एम्ब्रियोजेनिक का स्टेजेस हमने ऑलरेडी देख लिया है, और फिगर भी हमने देखा था 1.3 जो ऊपर फिगर बनाया था वहां पे हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी, वही सब है। इसको देखो तीन प्रकार का बना था ना, GHM, GHM, और भी होता है बीच में, टॉर्पेडो भी होता है, बट वो यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीक्वेंस याद रखना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ो। अब एक डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर देखो, एक हो गया एम्ब्रायनल एक्सेस, और डाइकॉट है तो दो कॉटलेडन होगा। ठीक, अब इस कॉटलेडन यानी मतलब ये जो एम्ब्रायनल एक्सेस है, और इसके कॉटलेडन के ऊपर का जो हिस्सा है, कॉटलेडन के ऊपर का हिस्से को क्या बोलोगे, एपीकोटाइल। एपी मीन्स ऊपर, कोटाइल मीन्स कॉटलेडन। ठीक है, एपीकोटाइल, और एपीकोटाइल आगे चलकर इसका जो टिप होगा उसको क्या बोलोगे, प्लेन्यूल। ठीक है, तो ये डाइकॉट में एपीकोटाइल और प्लेन्यूल होता है इस तरह से। नीचे की तरफ क्या होगा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल, और वो हाइपोटाइल का टिप का क्या नाम है, रेडिकल या रूट टिप, या रूट कैप भी बोल सकते हो। यहाँ पर फिलहाल रूट कैप आगे बनता है आगे चलकर, क्योंकि यहाँ लिखा है द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। ये डाइकॉट के फीचर्स हैं। अगर यही मोनोकॉट की बात करें, तो मोनोकॉट में देखो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, प्लीम्यूल जो है ना, उस प्लीम्यूल से प्लीम्यूल की कवरिंग होगी एक, और प्लीम्यूल की कवरिंग का क्या नाम होता है, कोलेप्टाइल होता है ना, अभी मिलेगा आपको। ये फटाफट खत्म करते हैं, यहाँ देखो। तो कॉटलेडन जो ग्रास फैमिली की बात कर रहा है, देखो मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, ग्रास फैमिली मोनोकॉट में है। तो यहाँ पर जो कॉटलेडन सिंगल होता है, वन कॉटलेडन, उसका क्या नाम है, स्क्यूटिलम नाम है इसका। और ये लैटरल साइड में होता है। ठीक है, मतलब किनारे में होता है। और इसके नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा हाइपोकोटाइल। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक मिनट। तो इसके नीचे की तरफ आपको मिलता है हाइपोकोटाइल। ठीक है, और हाइपोकोटाइल से मिलेगा आपको रेडिकल। ठीक, अब रूट क्या, और इसकी जो कवरिंग होगी, उस कवरिंग का क्या नाम है, पोलियोराइजा। ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको, एपिकोटाइल। ठीक है, और उसका जो टिप है उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल से देखो फ्यू फ्यू लीफ प्रिमोडिया बन सकता है। प्रिमोडिया मतलब होता है प्रिमिटिव फॉर्म। ठीक है, और उनका जो कवरिंग है कॉलोफोलियर, फोलियर मतलब लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, लीफ प्रिमोडिया, लीफ के जैसा। ये भी क्या है, लीफ का प्रिमिटिव फॉर्म, लीफ लाइक ये भी है प्रिमिटिव फॉर्म। ठीक है, ऑफ लीफ, लीफ लाइक या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लीफ। ठीक है, इसका नाम होता है पोलिप्टाइल, ये कवर करके रखता है प्लेन।
फिर यहाँ पर फिर कुछ काम आपको दे दिया, देखो, सोक ऑफ यू सीड्स ऑफ सीड्स इन वाटर, जैसे वीट का सीड या मेज का या पीस का, चिक पीस, ग्राउंड नट। तो आपने किया होगा, जैसे बादाम है, मतलब मूंगफली है, उसको पानी में डाल दिया, या पी है, मटर है या चना है, उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसको स्प्लिट करो, फिर देखो उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं। तो मैंने बोला, एक स्प्लिट करोगे दो पार्ट नजर आएगा तो डाइकॉट है, अगर एक ही पार्ट नजर आएगा तो मोनोकॉट है। ठीक है, और पार्ट आप देख सकते हो, उसको स्प्लिट करके ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीड के बारे में बात हो रही है। सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट को यार, बैटरी डाउन हो चुकी है, करने होते। देखिए, देखिए, तो सीड्स फाइन प्रोडक्ट सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है, पढ़े थे हम लोग भी। और सीड्स कहाँ होते हैं? इनसाइड फीड होते हैं। ठीक, सीड का तो जो पार्ट है, सीड कोट होता है, कॉटलेटन होता है, और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। ये पढ़ लिया था हमने। ठीक, और क्या पढ़ा था हमने? फिर से यहाँ पे वही सब बात फिर से आ रही है, देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, अभी जस्ट पढ़ा कि अगर एंडोस्पर्म रह गया हो तो क्या बोलोगे? नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक, और अगर एंडोस्पर्म नहीं रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीटली खत्म हो गया है, सॉरी सर सर उल्टा बोल, मैं बड़ी मिनट हूँ, मैं आराम से बोलता हूँ, 1 मिनट को मेरे को बैटरी चार्ज लगाना, वो बंद हो जाएगा। 1 मिनट। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर सीड जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर गया, बच गया, तो उसको बोलोगे एल्ब्यूमिनस सीड, और नहीं बचा, खत्म हो गया, तो क्या बोलोगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल सारे आपने ऑलरेडी देख लिए हैं वही सब है। ये रहा एल्ब्यूमिनस और ये रहा नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो इसका, एल्ब्यूमिनस का वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सब ऐसे। ठीक, ब्लैक पेपर और इसमें क्या एग्जांपल ये थे, ब्लैक पेपर और बीट में एग्जांपल देखा था कि न्यूसेलस भी बच जाता है, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, है ना? ये रहा पेरिस्पर्म। ठीक, इसमें होता है ब्लैक पेपर में और बीट में। फिर देखो, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंटीग्यूमेंट ही क्या बन जाता है? सीड का कोट बन जाता है। सीड कोट दो टाइप्स के होते हैं, आपने देखा था। ठीक है, एक टेस्टा और एक टेगमेंट। ठीक, फिर माइक्रोपाइल याद करो, एक छोटा सा होल है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन एंटर कर रहा था, स्मॉल पोर इन सीड कोट। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है जर्मिनेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो, सीड जब मैच्योर होता है तो उसका वाटर कंटेंट घटने लगता है, एंड सीड्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, कितना? 10 से 15%। ये ड्राई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, याद करो, फिर हमने पढ़ा था कि ये सीड डोरमेंसी वाले कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो सीड अभी इसकी एक्टिविटी क्या हो गई है? स्लो डाउन हो गई है, और ये डोरमेंट हो गया है। जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न आएंगे, मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या है? एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर भी रिटर्न आएगा, तो वापस से सीड जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, ये सब है। उसके बाद देखो, एज द ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू। ओव्यूल जो है जब वो सीड में मैच्योर होता है, उसी दौरान ओव्यूल से सीड बन रहा है, ओवरी से क्या बन रहा है? फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, मैंने अभी इस चीज को रोक के रखा है, मैंने अभी तक नहीं बताया। नेक्स्ट क्लास करेंगे इसको। ठीक है, ये पार्ट अभी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। और क्या बचा? देखो, हाँ, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, यहाँ देखो, ये हो गया आपका डाइकॉट। ठीक है, और ये हो गया मोनोकॉट, सीड है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको भी नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा। और ये सब तो हम लोग पढ़े नहीं है, स्ट्रक्चर सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक ठीक से। फ्रूट अभी पढ़ा नहीं हमने, ये भी ये देखो, ये लाइन पढ़ो। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। क्या एडवांटेजेस? फर्स्टली, ये लाइन में बता रहा था आपको देर पहले, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, मतलब एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बिना वाटर के ही हो जाएगा, कम पानी में भी हो जाएगा, तो सीड भी बिना कम, मतलब कम पानी के बन जाता है। तो सीड बनाने के लिए आपको बहुत पानी की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए सीड फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। आप इस पर डिपेंड कर सकते हो कि बिना पानी के भी सीड बना सकते हैं। ठीक है, रिलायबल मेथड है ये एक तरह का, मतलब एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है, ये पानी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेना, इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है नोट्स में। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल बिकॉज ये आराम से हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट। ठीक, क्योंकि वहां पर पानी के बिना नहीं होगा, यहाँ बिना पानी के भी या पानी कम में भी हो सकता है। और इसके अलावा सीड्स जो होते हैं वो बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज होते हैं डिस्पर्सल के लिए। हम लोग पढ़े थे कि वाटर के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं डिफरेंट नए हैबिटेट्स में।
और वहां से स्पीशीज का और भी डेवलपमेंट हो जाता है, ये फैल जाती है स्पीशीज उस प्लांट की। ठीक है, प्लांट पूरा फैल जाता है उस एरिया। ठीक है, तो कॉलोनाइज फैल जाता है इन अदर एरियाज एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स। इनके अंदर फूड रिजर्व्स होता है, तो जो सीडलिंग्स होते हैं, नए सीड्स होते हैं, वो नरिशमेंट इनको मिलता रहता है जब तक वो नया प्लांट ना बना लें। ठीक है, तो शुरू शुरू में देखो, प्लांट मान लो कोई सीड है, ध्यान सुनना, कोई सीड है और यहाँ से एक सीडलिंग निकला। ठीक है, तो अभी ये निकलते ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो सीड दे रहा है। तो शुरू शुरू में जो नया नया प्लांट बना है, उसको न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी ये सॉइल के बाहर जस्ट आते ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देगा। अभी इसको न्यूट्रिशन सीड ही देता है कुछ समय तक, फिर जब ये डेवलप कर जाता है ठीक ठाक, ठीक है, तब जाकर ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। वही लिखा है कि सीड तब तक इसको नरिशमेंट देता है अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। ठीक, फिर देखिए हार्ट सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए सीड से नए कॉम्बिनेशन आते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आता है, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, सीड फिर एग्रीकल्चर का भी बेसिस अभी हम लोग पढ़ लिए। और डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी ऑफ सीड्स की वजह से ये स्टोर कर सकते हो आप सीड को स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं फूड के रूप में थ्रू आउट द ईयर। लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, और नेक्स्ट ईयर आप इससे क्रॉप्स या खेत भी उगा सकते हो। ठीक है, इसके बिना आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि आप क्या ऐसे सीड सोच सकते हो जो जर्मिनेट करे स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ऐसा सीड भी होता है जो स्टोर नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको स्टोर नहीं कर सकते, या स्टोर करोगे भी तो उससे कुछ प्लांट नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। ठीक? आगे देखो, हाउ डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। कैसे जिंदा रहते हैं, तो ये वेरी करता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। कुछ सीड्स कुछ समय के बाद ही मर जाते हैं, विद इन फ्यू मंथ्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे याद करना हो, देखो ओल्डेस्ट जो है यहाँ पर ल्यूपिन या लुपिनस आर्टिकस है, नाम याद कर लेना इसका, आर्टिक टुंड्रा से ये निकला है। ठीक है, ऐसे ही सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स, देखिए ये वाला ल्यूपिनस या लुपिन। ठीक है, ऐसे ही 2,000 पुराना जो सीड था उसका नाम था डेट पाम, खजूर का, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, 2,000 साल पुराना है। ये कहाँ से मिला है, किंग हेरोड्स पैलेस, यहाँ से मिला, डेड सी के पास। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखो ये पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ है, ये फ्रूट के बारे में है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी नहीं करना है। ये देखो, आफ्टर completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of flowering plants by asking the following question। पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे हम, ऐसा पूछ रहा है एनसीईआरटी, तो ये आप आराम से आंसर कर सकते हो। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, वन। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल, वन। ठीक है, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, हम लोग लिख चुके हैं नोट्स। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट टिपिकल फ्लावर, तो एक हो सकता है मोनोकार्पलरी। ठीक है, दो हो सकता है बाई कार्पलरी, या मल्टी भी हो सकता है, मल्टी कार्पलरी, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल। और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फ्लावर्स, तो इसका तो न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं, इनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं खुद से भी, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे बोल रहा है कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट की बात हम लोग करनी पड़ेगी, फ्रूट हमने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो फ्रूट हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहे हैं, और इसके बाद एक और टॉपिक बचता है बस, एपोमिक्सिस और डायग्राम। ठीक है, यानी ये सब सारी चीजें नेक्स्ट क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ, और उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोब्स। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और फिर माइक्रोब्स। ठीक, यही रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना है किसी को, और कुछ पूछना है किसी को, नहीं? ठीक है, स्टॉप करते हैं यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, गुड नाइट।